क्या अभी हम लोग विजिबल हैं? अभी लाइव नाउ क्या हम लोग लाइव हो पाए हैं कि नहीं? एक बार सभी लोग बताइए, एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हम लोग लाइव हो पाए हैं कि नहीं। विजिबल, ओके वीर, ओके ओके ओके, आई थिंक वी आर विजिबल नाउ। हेलो। ओके 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 ओके, देन लाइव हो गए हैं। पता नहीं क्या इशू आ गया था, क्लास लाइव नहीं जा रही थी। मैंने काफ़ी ट्राई किया, उसके बाद में मैंने फिर वापस से जो मुझे बता रखा है टेक्निकल स्टाफ ने कि मुझे क्या करना है, वो कभी कभी कुछ हो जाता है, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। मतलब वो जो सॉफ्टवेयर है उसी का कुछ मुझे लगता है प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी और तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा है। तो क्या कह सकते हैं, और ये मेरी क्लास में क्यों होता है ये मुझे भी नहीं पता है। तो मुझे क्लास के बाद में मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ कि ये डेली बेसिस पे क्यों होता है। एटलीस्ट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। कभी कभी बिल्कुल एकदम फ्रीक्वेंटली एकदम जैसे ही आती हुई इमीडिएट स्टार्ट हो जाती है, और कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा अप्रोच करना पड़ता है सबको कि क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है, क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है, प्लीज़ देखिए क्या प्रॉब्लम है। चलो भाई, तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं शीतल शर्मा, आपकी जीएस फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी क्लास में, आपके अपने चैनल ऑली बोर्ड एसएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, और एक बार फटाफट से देख लेती हूँ कि भाई किस किस का कमेंट आ रहा है। और सभी लोग ना सबसे पहले तो शेयर कराओ। तुम्हें पता है मैं क्लास आज तभी स्टार्ट करूंगी जब तुम लोग शेयर करोगे, वरना तो फिर तुम भूल जाओ। गुड मॉर्निंग प्रवीण, सुमिता, वीर, राजेंद्र, प्रमोद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। अमित गुड मॉर्निंग, शंकर कुमार, जय श्री राम जी, क्या हाल चाल है। आज की जो क्लास है ये बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे आज की क्लास में, बेसिकली हर क्लास में ही अच्छे रहते हैं, है ना। क्योंकि देखो, मैं भी जब हम कोई भी, आप हो मैं हूँ, हम जब क्वेश्चन देखते हैं तो हमें पता लग जाता है, काइंड ऑफ आइडिया लग जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है और इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने वाली किस हिसाब से है। मतलब ये एग्जाम्स में आएगा, हमने देखा है इसको नहीं, या इसके जैसे कुछ क्वेश्चंस हमने देखे हैं कि नहीं, तो एक आइडिया लग जाता है सभी को, है ना। लेट हो गया है हमें स्टार्ट करने में, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को कवर अप कर ले जल्दी से। हो सकता है कि थोड़ी क्लास भी एक्सटेंड हो जाए, बिकॉज अपना 1 घंटा तो हम पूरा करके ही जाएंगे, तो तुम लोग टेंशन मत लो। हाँ, एसएससी का कैलेंडर भी आ गया, आप सभी को पता होगा एसएससी का कैलेंडर आ चुका है। और हम सोच रहे थे कि एसएससी के लिए अभी 20 तारीख को सोच रहे थे कि कुछ किया जाए, 11 बजे के अराउंड कैंपेन करते हैं, लेकिन उसी से पहले शायद उनको भनक लग गई, उन्होंने कैलेंडर रिलीज कर दिया है। और ऑलमोस्ट सभी जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के बारे में बता दिया। जिन नहीं पता उन्हें बता दूं कि सीजीएल का जो आपका एग्जाम है, इसके लिए 23 दिसंबर से वो एडवर्टीजमेंट निकालने वाले हैं, नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं, और 1 महीना देंगे आपको फिल करने के लिए। और उसके बाद में फिर आपका जो एग्जाम प्रपोज किया है इन लोगों ने, तो वो आपका अप्रैल के अंदर होने वाला है। वहीं सीएचएसएल ये लोग जनवरी फरवरी में उसका निकाल देंगे, डेट निकाल देंगे, और आपका अप्रैल की जगह फिर मई में होगा आपका सीएचएसएल। जैसे अप्रैल में होगा सीजीएल, तो सीएचएसएल होगा मई में। उसके बाद में फिर आपका जून में है आपका एमटीएस, और जो सीपीओ वाला एग्जाम है वो थोड़ा पीछे है, वो दिसंबर में जाके होगा, क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन आएगी अगस्त में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जितने भी मेजर एग्जाम है इन सभी को इन्होंने ऑलमोस्ट कर दिया है। लेकिन यार चले तो लेट हैं, 2021 का 2022 में कंडक्ट कराने वाले हैं, तो कब जाके ये देंगे। और फिर एज का क्राइटेरिया भी आ जाता है। अब जो लोग बिल्कुल ये सोच के बैठे हुए हैं, जिनकी एज बिल्कुल उस लास्ट पॉइंट पे पहुंची हुई है, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है ना। बाकी फिर भी थोड़ा वेट कर सकते हैं, लेकिन जिनकी एज ऑलरेडी बिल्कुल लास्ट में लटकी हुई है, ये आगे बढ़ाते रहेंगे तो वो बेचारे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। गुड मॉर्निंग डिम्पल, कैसे हैं आप। हाँ, पंगा नहीं ले सकते हैं। वीडियो को एक बार फटाफट से सभी लोग शेयर कर दो। शेयरिंग तुम्हारी कम चल रही है भाई, शेयरिंग कम कर रहे हो तुम लोग। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो एक बार, सभी के सभी लोग। बिना शेयर करे कोई भी नहीं आएगा क्लास में, सभी लोग शेयर करके आएंगे। और ये मत समझना कि ये मेरा कुछ हुक्म टाइप चल रहा है, या मैं तुमको ज़बरदस्ती कर रही हूँ। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट समझो इसे, कि शेयर करके आया करो भाई। क्योंकि तुम्हें कई चीज़ें मैं बता चुकी हूँ,
और बार बार यही कहूँगी कि अगर चाहते हो कि मेरी क्लासेस रनिंग रहे, मैं तुम्हारे साथ जुड़ी रहूँ, तुम्हें अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है, क्वेश्चंस पसंद आते हैं और तुम्हें लगता है, थोड़ा भी लगता है कि मेरे कंटेंट की वजह से, क्लासेस, मैम की क्लासेस की वजह से अगर आपको लगता है कि थोड़ा भी बेनिफिट आपको एग्जाम में हो सकता है, तो आप इन क्लासेस को कंटिन्यू करवाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, और कोशिश करें कि हम इसको 1K से पार ले जाए, है ना। हम एक फैमिली हैं, आप और मैं एक फैमिली हैं, और फैमिली में लोग एक दूसरे के एकजुट होकर रहते हैं, तो इसमें आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। आपके एग्जाम में आपको मैं सपोर्ट करूंगी, ठीक है। फटाफट से शेयर कर दो क्योंकि काफ़ी कम नंबर है। आज मैंने सोच लिया है कि जब थोड़ा नंबर इंक्रीज होगा, 20 अबव हमारा लाइव काउंट चला जाएगा तो हम स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए फटाफट से शेयर कर दीजिए। 20 अबव पे क्लास का स्टार्ट किया जाएगा। इतने मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ कि जिन लोगों को भी मेरा पेड बैच लेना है, ठीक है, जीएस पेड बैच में करनी है, मैं आपको करंट अफेयर्स कराने वाली हूँ, मैं आपको स्टैटिक जीके कराने वाली हूँ, और ये एक क्रैश कोर्स होगा। इसको ये मत समझिएगा इलैबोरेट कोर्स मत समझिए, ये क्रैश कोर्स है, और इसकी वैलिडिटी भी आपको पता है कब से कब तक रहेगी। जब तक एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होगा ना, बस तब तक इसकी वैलिडिटी है, क्योंकि उसके बाद में इसका मतलब क्या बनता है। तो बेसिकली इसको फुल्ली फोकस्ड होके किसके लिए चलाया गया है, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए चलाया गया। तो जो लोग भी इसको टारगेट कर रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 को, आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तन्वी मैम आपको रीजनिंग कराने वाले हैं, निखिल सर आपको मैथ्स कराने वाले हैं, ये इंग्लिश बैच भी है, इसमें हिंदी बैच भी है, सौरभ सर साइंस कराएंगे आपको, मैं कराऊंगी आपको जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, ये मैं आपको कराने वाली हूँ। योगेश सर आपको जीके के ही कुछ और सब्जेक्ट्स भी सर पढ़ाने वाले हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में कराऊंगी आपको, पॉलिटी में कराऊंगी, योगेश सर भी आपको इसमें सब्जेक्ट्स कराएंगे। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, आप अभी के अभी इसको ज्वाइन करें, ठीक है। 30% ऑफ चल रहा है, विन कोड यूज करते हैं तो कल तक विंटर कोड भी यूज हो रहा था, लेकिन उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है, तो 30% ऑफ चल रहा है अगर आप विन कोड यूज करते हैं तो, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। फटाफट से इसको 20 पार ले जाओ भाई, फिर ऐसे तो क्लास नहीं हो पाएगी। तुम क्या चाहते हो कि मैं बिना क्लास लिए चली जाऊं, क्या चाहते हो? आज मेरी भी जिद है, देखते हैं तुम लोग जिद पे जीते हो या मैं जीतती हूं। मैम ये आपका बैच ग्रुप डी में काम आ जाएगा। बिल्कुल प्रमोद, बिल्कुल आ जाएगा। ग्रुप डी में क्यों नहीं काम आएगा, बिल्कुल आएगा। अपनी मैम पे विश्वास है कि नहीं है? मैं तुम्हारे लिए ये क्रैश कोर्स ला रही हूँ, यानी कि देखो तुम्हें भी पता है कि इलेबोरेशन में ये कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं है कि डेप्थ में जाके हम पढ़ेंगे, बिल्कुल गहराइयाँ छू के वापस आएंगे, नहीं। हम सिर्फ वो करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एक तरीके से लगा दो ऊपर की, जैसे दूध के ऊपर की मलाई नहीं होती है, तो ये मलाई है, मलाई हम करने वाले हैं। नीचे का जो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ मलाई करेंगे। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहा है, इसको जरूर ज्वाइन करें। 145 आवर्स से ज़्यादा की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, 5 मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपकी क्लास में लाइव डिस्कशन होगा, प्रैक्टिस और स्ट्रेटेजी सेशन लास्ट मिनट पे क्या रहे वो हम लोग आपको बताएंगे, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 20 तारीख से ये बैच शुरू हो रहा है, तो जल्दी से ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये आपको पता होगा हर वीक आपका सैटरडे संडे में चलता है ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट, तो आपका ये ऑलिव बोर्ड की ऐप पर ये आ चुका है। जो भी सीजीएल टियर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये मॉक टेस्ट है। जाइए इसको दीजिए और पता कीजिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करना है कि नहीं करना है? तुम लोगों ने 20 से ऊपर आंकड़ा अभी पहुंचाया नहीं है, स्टार्ट करना है कि नहीं करना है, या मैं बाय बाय करके चलूं? बताओ। 20 से ऊपर, चलो फाइनली 20 हो गया है, तो क्लास स्टार्ट कर दिया जाए, है ना। 20 हो गया तो क्लास स्टार्ट कर दिया जाए। मैम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड डालो, तब लाइव काउंट ज़्यादा आएगा। ठीक है विपिन सिंह, ये भी करेंगे हम। मिस यूनिवर्स तो कहाँ हुए हो सुमिता? मिस यूनिवर्स तो फिर हरनाज संधू बन गई हैं, 21 साल की है उम्र में, और 21 साल बाद ही भारत ने ताज जीता है, क्योंकि सन 2000 में लारा दत्ता ने जीता था, उसके 21 साल बाद यानी कि 2021 में जीता है हरनाज संधू ने। चंडीगढ़ से ये बिलोंग करती हैं, और ये भी 21 साल की है, तो काफ़ी 21 का कुछ आंकड़ा चल रहा है। तो चलो भाई, अब 21 का आंकड़ा हमारे लाइव काउंट में भी आ गया है, तो चलते हैं गड्डी को आगे बढ़ाते हैं। और भाई साहब 24 पार कर दिया, शाबाश। अब टारगेट दे रही हूँ तुम्हें आगे कंटिन्यूटी में, अब टारगेट दे रही हूँ 30+ चाहिए।
30 से 40 प्लस लाइए और लास्ट में 50 अबव ले जाइए, ठीक है, ये आप लोग कर सकते हैं। तो क्लास करते हैं स्टार्ट। कौन सा दिन है आज हमारा? तो डे 5 है आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है शीतल शर्मा 01, यहाँ पर ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और अब मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, फटाफट से पहले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंच रहे हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा, आंसर करिए सभी लोग फटाफट। यहाँ पर right to education introduced through 86th amendment came into force in which year? आंसर करिए क्या होगा। सभी लोगों का यहाँ पर आंसर आना चाहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर सभी लोग यहाँ पर करते रहिएगा, ठीक है। ऑप्शन है आपके 2002, 2004, 2008, 2010। पैरेलली ये राहुल सर की क्लास कैसे चल रही है? मतलब उनका स्ट्रीमिंग ही जा रहा है या क्लास ले रहे हैं राहुल सर? किसी को कुछ पता है इस बारे में? सर क्लास ले रहे हैं या उनका अभी तक किसी ने स्ट्रीमिंग ही नहीं एंड किया? आई थिंक सर का अभी स्ट्रीम एंड नहीं हुआ है, बोलना पड़ेगा कि स्ट्रीम एंड कर दे सर का, अननेसेसरी क्लास चलता जा रहा है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार किसके थ्रू, कौन से ईयर में? बेसिकली पता है आपसे सीधा सीधा क्या पूछ रहा है, ये जो 86 यानी कि 86वां जो संशोधन है ये कौन से साल में आया? तो आंसर करिए। खत्म हो गई है तो भाई ये स्ट्रीम हो रही है, जाकर एक बार बोलना पड़ेगा कि ये स्ट्रीमिंग एंड कर दी जाए सर की। आंसर क्या होगा? इधर 2002 आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये कब आया एग्जिस्टेंस में, कब लागू हुआ ये? तो आपका जो अमेंडमेंट था ये कौन से ईयर में था? ये था 86th अमेंडमेंट जो था, ये आपका कौन से ईयर में आया? 86th अमेंडमेंट ये आया आपका 2002 में। ये अमेंडमेंट एक्ट है जो 2002 में आया, लेकिन पूछ रहा है कि शिक्षा का अधिकार जो 86th अमेंडमेंट के थ्रू आता है ये कब से लागू हुआ, यानी कि पूछ रहा है राइट टू एजुकेशन कब से लागू हुआ। राइट टू एजुकेशन को कौन से अनुच्छेद में डाला गया? आंसर करो। मैं तुम्हें एक बात बताते हुए मुझे बहुत ही खेद हो रहा है कि सभी का यहाँ आंसर गलत हो गया। 2002 तो तुमने सही बताया है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट टू एजुकेशन है ये आपका कब आया, लागू कब हुआ? तो याद रखिएगा ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, ठीक है। जो आपका 86th अमेंडमेंट था 2002 का, उसमें बोला गया था कि भाई एक राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। किसके लिए? किसके लिए होना चाहिए? तो ये याद रखिएगा, राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी, ठीक है। यहां पर क्या होगा? 2002 में आपका आया था 86th अमेंडमेंट, और राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट आपका आता है। ये कौन से ईयर में आया था? ये आया था आपका 2009 का ये एक्ट था, और ये कब लागू हुआ? 2010 से। तो इसमें दो चीजें हुई, एक तो आपका राइट टू एजुकेशन आया और कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो 21A में जोड़ा गया। राइट टू एजुकेशन कौन से में जोड़ा गया? 21A में जोड़ा गया। 86th अमेंडमेंट के थ्रू कौन से ईयर में आता है? तो 2002 में आता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि लागू कब से हुआ, कौन से ईयर से ये कंपलसरी कर दी गई एजुकेशन, तो याद रखिएगा 2010 में कंपलसरी कर दिया गया राइट टू एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हुम? ये जो मंत्री परिषद है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? आंसर करिए क्या होगा। सभी लोग यहाँ पर आंसर करें क्या होगा। और वीडियो को भाई 30 अबव लेके जाइए, आप लोग 30 अबव ले जाना पड़ेगा, बिना इसके कोई जुगाड़ नहीं चलने वाला है, ठीक है। 30 अबव ले जाइए फटाफट से सभी लोग। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, राज्यसभा या फिर लोकसभा? आंसर करिए क्या होगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि मंत्री परिषद जो है इसके बारे में आपका कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें मंत्री परिषद के बारे में दिया होता है, तो ये पहले आपको बताना है कि मंत्री परिषद क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है। आपको पता है कि हमारे देश में एक होता है प्रधानमंत्री, सुना होगा है ना, मोदी जी प्रधानमंत्री होता है, उसके नीचे काफी सारे आपके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, एक मंत्री परिषद होती है जिसके साथ में वो पूरा काम करते हैं, जो चीजों को देखते हैं। तो किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आंसर सभी का यहाँ पर सही आया है। दीक्षा का आंसर करेक्ट है, राजेंद्र का आंसर करेक्ट है, आदित्य का आंसर करेक्ट है, अमिता का आंसर करेक्ट है, बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर क्या होगा? लोकसभा। लेकिन अगर मैं कहूं कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो आंसर के लिए क्या होगा? कौन से अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है कि भारत के अंदर एक मंत्री परिषद होगी
ठीक है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, जो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के लिए उत्तरदायी होगी। लोकसभा का दूसरा नाम क्या है, हाउस ऑफ द पीपल। क्या बोलते हैं लोकसभा को, हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं। लोकसभा से जुड़ा हुआ आर्टिकल कौन सा है, किस अनुच्छेद में दिया हुआ है लोकसभा के बारे में आंसर करिए क्या होगा। अब यहां पर मैंने तुमसे ये पूछा था कि कौन से आर्टिकल में बोला है, अनुच्छेद में बोला है कि जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी किसको, लोकसभा को। तो याद रखिएगा 75 तो तुम सही दे रहे हो, लेकिन क्लॉज नंबर भी याद रखना, क्लॉज नंबर 3 है। कौन सा है, क्लॉज नंबर 3 क्या कहता है, क्लॉज नंबर 3 कहता है कि वो उत्तरदायी होगी किसको, वो उत्तरदायी होगी लोकसभा को। ठीक है, अब मैंने पूछा लोकसभा खुद कौन से अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में दिया हुआ है, तो याद रखिएगा लोकसभा के बारे में दिया हुआ है 81वां अनुच्छेद है, जो 81 अनुच्छेद है उसके अंदर लोकसभा के बारे में दिया हुआ है। लोकसभा जैसे ही होता है एक राज्यसभा भी होता है। जैसे लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल या फिर लोअर हाउस भी कहते हैं, तो राज्यसभा को क्या बोलते हैं, राज्यसभा को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है मुझे, राज्यसभा को क्या बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं और क्या बोलते हैं राज्यसभा को, आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। वीडियो का जो लाइव काउंट है भाई, सभी लोग इसको 40 अबव ले जाने की पूरी कोशिश करें। तुम लोग 20 से भी नीचे गिरा रहे हो, क्या चाहते हो, जैसे तुम गिरा दोगे तो फिर यहाँ पर सरकार गिरती है ना, ऐसी क्लास गिर जाएगी। डेली जीएस की क्लास होती है सुबह 11 बजे, आप लोगों को इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, अपर हाउस और क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं किसको, राज्यसभा को बोलते हैं। राज्यसभा कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, तो याद रखिएगा राज्यसभा अपर हाउस है, यानी कि ऊपर आता है किसके, लोकसभा के आता है, तो कौन से अनुच्छेद में आएगा, अनुच्छेद 80 में आएगा। लेकिन अगर बात करूं कि हमारे देश के अंदर संसद होगी, ये कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है कि भारत जो देश है उसके अंदर एक संसद होगी, तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 79 में आपका दिया हुआ है। ठीक है, 79 में दिया हुआ है आपका संसद के बारे में, यानी कि पार्लियामेंट के बारे में किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 79 में दिया हुआ है। अब मैंने तुमसे यह पूछती हूं कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है, कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है, आंसर करो, अनुच्छेद 75। कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है, अनुच्छेद 75। अगर कहूं आर्टिकल 74 यानी कि 74वां जो अनुच्छेद है उसमें किसका वर्णन है, 74वां जो अनुच्छेद है उसमें किस चीज का वर्णन है, तो याद रखिएगा यहां पर बोला गया कि भाई पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो होंगे क्या करने के लिए, टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट, यानी कि मदद करने के लिए और सलाह देने के लिए किसको, राष्ट्रपति की सलाह मशवरा और मदद के लिए एक प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद होगी। ये आर्टिकल 74 में दिया है। आर्टिकल 75 में दिया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और बाकी मंत्री परिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह से। आर्टिकल 75 के अलग अलग क्लॉज में क्या दिया है कि मंत्री परिषद है वो कब तक अपना कार्यकाल, उसका ऑफिस होल्ड करेंगे, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक भैया मजे करो, उसके बाद फिर निकल लो उधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हेन डिड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया, भारत के अंदर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, और भारत के अंदर ये जो ह्यूमन राइट्स एक्ट है इसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा, ठीक है, फटाफट आंसर करिए। व्हेन डिड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट्स कम इनटू फोर्स इन इंडिया, ऑप्शन है आपके 1990, 1991, 1992 या फिर 1993। आंसर करिए क्या होगा, ये एक्ट कब आता है और इस एक्ट को लाने वाली कौन सा कमीशन, कौन सा आयोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो याद रखिएगा आपका एक आता है NHRC। बहुत ही सीधी सादी इसकी फुल फॉर्म है, क्या होगी, नेशनल
नेशनल ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार। अब ये ना होता तो हम जो मानव हैं हमारे अधिकारों का क्या होता, हनन होता। हम अगर कहते कि भाई हम मानव हैं, मानवता के तौर पर हमारे कुछ एक अधिकार हैं, है ना, हम जीना चाहते हैं, हमें इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए, जानवरों की तरह नहीं। जैसे आपने पहले देखा था गुलाम बना के रखते थे, तो हर एक इंसान के कुछ एक अधिकार है, तो उसके लिए बनाया गया, इनके सुरक्षा के लिए बनाया गया नेशनल यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया गया। उसने क्या किया फिर, मानव अधिकार अधिनियम यानी कि ह्यूमन राइट्स एक्ट, इसने क्या करते हैं, ये पारित करते हैं। पास कब होता है, ये पास कब होता है, तो याद रखिएगा 28 सितंबर 1993 में तो इसको क्या मिलती है, मंजूरी मिलती है, असेंट मिलती है इस एक्ट को। लेकिन ये लागू कब होता है, इफेक्टिव कब होता है, लागू कब होता है, तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, इसके जस्ट कुछ एक महीने बाद यानी कि कुछ एक दिन बाद यानी कि 12 अक्टूबर 1993 को ये क्या हो जाता है, लागू हो जाता है आपका ह्यूमन राइट्स एक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 1993 पूछा है ना, 1993 ही पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 1993। ठीक है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लाइव काउंट को 40 प्लस ले जाने का टारगेट मान के चलिए। तुम और मैं एक ही है, हम लोग अलग अलग नहीं हैं। आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपकी टीचर हूँ, हम एक फैमिली की तरह है। तो मैम का जितना सपोर्ट आप कर सके अपने दिल से कीजिए, ज़्यादा लोगों को नहीं, एक दो लोग भी अगर आप ला पाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच जो भी आप अभी तक मेरे साथ सपोर्ट बनाए हुए हैं और आगे भी ऐसे ही रखिएगा। थैंक यू दीक्षा, थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। राम राम जी, राम राम। रोहित कैसे हैं आप? आई वॉच योर वीडियोज डेली बट रिकॉर्डेड। रोहित पहले तो आपने लाइव क्लास में आके मेरा दिल खुश कर दिया है और आप मेरी रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और कोशिश कीजिए कि अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से कि क्लास लाइव अटेंड कीजिए। ठीक है, आंसर इधर क्या होगा, द स्टेट हैविंग हाईएस्ट लिटरेसी रेट। ज़्यादा देर के लिए नहीं आ सकते, थोड़ी देर के लिए तो एटलीस्ट आप आ ही सकते हैं ना क्लास में, है ना। आंसर करिए क्या होगा। ये पूछ रहा है कि 2011 में जो जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य इनमें से कौन है। अब कपिल सागर का आंसर आया इधर मिजोरम, रोमित कह रहे हैं मिजोरम होगा, सभी यहाँ पर आंसर कर रहे हैं मिजोरम होगा। ठीक है, मैंने बोला 2011 में जो सेंसस हुआ है उसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका होगा, तो ये तो बच्चा बच्चा भी बता सकता है कि आंसर यहाँ पर क्या होगा। जो लोग मिजोरम की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन है। अगर मैंने वो ऑप्शन डाल दिया इधर ऐसे, अगर मैंने एक ऑप्शन डाल दिया इधर ऐसे, तो अब बताइए क्या तुम्हारा आंसर अब क्या रहेगा, आंसर तुम्हारा अब क्या रहेगा, बताओ मुझे। अब आंसर क्या होगा, अगर मैं यहां पर ई ऑप्शन डाल देती हूं तो आंसर क्या होगा, बताओ फटाफट। अब आंसर चेंज होगा कि नहीं, अब आंसर चेंज होगा कि नहीं, है ना। मारी ना सबने, पलटी मारी सबने, क्योंकि मिजोरम जिन्होंने बोला, मिजोरम का तो है 91.33% की साक्षरता दर है मिजोरम की। लेकिन अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा किसकी है, इन ऑप्शंस को भी छोड़ दूं, अगर मैं केवल और केवल ऑप्शंस भूल जाओ, इनको भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ देखो किसको, द स्टेट हैविंग हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत का कौन सा राज्य है, तो आंसर चीख चीख के एक ही होगा, केरला का है। कितने परसेंट है ये आप मुझे आंसर करेंगे, कितना है। कपिल सागर बहुत अच्छे, कपिल सागर एकदम बेहतरीन आंसर कर रहे हैं आप। करेक्ट आंसर क्या होगा इधर, करेक्ट आंसर क्या होगा, केरला में कितना है, तो याद रखिएगा 96% है, यानी कि सॉरी 94% है, यानी कि 94% है किसका, केरला का। लोएस्ट किसका है, अब हमने पढ़ लिया हाईएस्ट यानी कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां पर रही, केरला में रही। लेकिन अगर मैं कहूं लोएस्ट किस में है, सबसे कम साक्षरता दर कौन से राज्य या कौन से यूटी के अंदर होगी, तो आंसर करिए क्या होगा। अगर मैं साक्षरता दर कहूं, मैं मेल और फीमेल की कह ही नहीं रही, मैं कंबाइंड कह रही हूं। अब मैं यहां पर मेल में हाईएस्ट लिखूंगी और लोएस्ट लिखूंगी, फीमेल में हाईएस्ट लिखूंगी, क्योंकि देखो जो पेपर बनाने वाला है ना तो वो हमारी बुआ का बेटा है ना ही हमारे मामा का बेटा है कि हमारे हिसाब से पेपर बनाएगा। अब ये सीधा सीधा कर देगा, उसको पता है कि ये तो भैया सब रट के बैठे होंगे कि केरला सबसे ऊंचा है और नीचा कौन सा है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कितनी साक्षरता दर है जो ये सबसे नीचे आया, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे कम कितना है, 66.4% साक्षरता दर है किसकी, आंध्र प्रदेश की। अब उसने पूछ लिया, लेवल अप कर दिया, उसने बोला
CBT 2 का एग्जाम दे रहा हूं बेटा, तो लेवल अप करूंगा। ये नहीं पूछूंगा कि साक्षरता दर किसमें सबसे ज्यादा है, ये पूछूंगा जो आदमी है यानी कि मेल है, मेल की साक्षरता दर, यानी कि जितने भी आदमी हैं जो जेंडर मेल है उसमें साक्षरता दर सबसे ज्यादा कौन से स्टेट या यूटी की है। अब आंसर करिए, देखती हूं किसका आंसर करेक्ट होगा। बहुत अच्छे वीर, वीर निकल गए हैं वीरता की तरफ। करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, लक्षद्वीप। सबसे ज्यादा कहां पर है, हाईएस्ट, जहां पर जितने भी आदमी हैं ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा साक्षरता वाले हैं, बढ़िया पढ़े लिखे हैं, आदमियों का जो रेशो है पढ़ने लिखने में वो ज्यादा कहां पर है, लक्षद्वीप में। अगर पूछूं कि फीमेल्स कहां की सबसे ज्यादा पढ़ी हुई हैं, सबसे ज्यादा पढ़ी हुई नहीं कह रही हूं, पढ़ी हुई मतलब साक्षर है, यानी कि पढ़ने लिखने में सबसे आगे है, फीमेल्स कौन से राज्य की सबसे ज्यादा फीमेल्स की जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा उच्च स्तर पर कौन से आपके स्टेट में दिखने को मिलती है, तो याद रखिएगा यहां पर आंसर आपका केरला ही होगा। कहां की है, केरल में ही है सबसे ज्यादा। ओवरऑल भी केरल टॉप कर रहा है और फीमेल्स के में भी केरल टॉप कर रहा है, लेकिन मेल्स के बारे में, आदमियों के बारे में लक्षद्वीप टॉप कर गया। ठीक है, लक्षद्वीप में कितना था इसका, 91% था। लक्षद्वीप में 91% मेल है, वो वहां पर शिक्षित है। अब मैंने जब आपसे पूछ लिया हाईएस्ट, मेल में हाईएस्ट क्या है, तो मेल में आपसे लोएस्ट भी तो पूछ सकती हूं ना। क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है ना कि लोएस्ट कौन सा होगा मेल्स में, तो आंसर क्या होगा, सबसे कम पढ़े लिखे आदमी कहां पर हैं, है ना। तो अब तुम समझ सकते हो कि एक जो बीमारू स्टेट्स है, यानी कि बिहार, आपका बिहार आता है उसमें, ठीक है, मध्य प्रदेश आता है उसमें, और राजस्थान भी आता है उसमें। तो अब बताइए आंसर क्या होगा इनमें से। तो याद रखिएगा जो मेल में लोएस्ट है, यानी कि आदमी, जहां पर जो आदमी लोग हैं, लड़का लोग हैं, वो कहां पर सबसे कम शिक्षित है, तो लड़का लोग राजस्थान में कम शिक्षित है। लेकिन जो लड़की लोग हैं यानी कि फीमेल्स हैं, वो कहां पर सबसे कम शिक्षित है, तो याद रखिएगा बिहार में। और रीजन भी बहुत ऑब्वियस है कि बिहार में तुम जानते हो कि जल्दी शादी कर देते हैं और औरतों को तो वैसे ही इतनी फ्रीडम है नहीं, ऊपर से वो एरिया भी अलग ही है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जो ऑप्शन दिए थे उसमें होगा मिजोरम। अगर केरल आया तो केरल को टिक कर देना, क्योंकि यहां पर है साक्षरता दर 94%। अब तुम्हारा मैंने ओवरऑल कंप्लीट करा दिया, एक ही क्वेश्चन में किसी भी तरीके से घुमा के देगा तो तुम्हारे पास आंसर है। ओवरऑल में हाईएस्ट लोएस्ट भी पता है, मेल फीमेल में भी हाईएस्ट लोएस्ट तुम्हें पता है, ठीक है। प्रमोद, बस तुम जैसे लड़के हैं जो पढ़े लिखे हैं, हर कोई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ण इज फाउंड रेफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। आंसर करिए क्या होगा, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। आंसर करिए क्या होगा। लाइव काउंट गिर रहा है और मेरे क्लास के जाने से चांसेस भी बढ़ रहे हैं, तो लाइव काउंट को प्लीज गिरने मत दीजिए, बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप लोग कर सकते हैं और आप लोग ही कर पाएंगे, मेरे हाथ में नहीं। अगर होता ना तो मेरे हाथ में ये चीज होती तो मैं कब का इसे अप कर देती, लेकिन मैं डिपेंड करती हूँ आप लोगों पर, मैं निर्भर हूँ। और जब आप किसी और पर निर्भर होते हैं ना तो आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। तो आप मुझे हारने मत दीजिए, जिताने की कोशिश कीजिए और लाइव काउंट को ऊपर ले जाइए। व्यूज की कोशिश कीजिए कि 1K से ऊपर रहे मैम के व्यूज, ताकि मैं रनिंग में रहूं, आप लोगों के साथ डेली जुड़ती रहूं। अब आंसर करिए इधर क्या होगा, वर्ण क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, जर्नल वैसे ही, ठीक है, फ्रेंडली वे में पूछ रही हूं कि क्या आप लोग जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण का मतलब क्या होता है, कितने तरीके के वर्ण हैं। तो आप याद रखिएगा वर्ण क्या होता है, किस उससे बिलोंग करते हैं। जैसे 4 तरीके के वर्ण बोले गए, यानी कि ब्राह्मण बांट दिया गया, वर्णों के आधार पर बांट दिया गया। ये लोग हैं, ये हैं ब्राह्मण, ये क्या करेंगे, ये टीचिंग कराएंगे। मैं वही कर रही हूँ, मैं टीचिंग करा रही हूँ, आई एम अ ब्राह्मण। बांट दिया गया, ठीक है, जिसकी वजह से ये हम बात नहीं कर रहे गलत हुआ सही हुआ, गलत भी बहुत हुआ, करा उन्होंने सही के लिए था, लेकिन हाँ इसमें गलत भी बहुत था। ब्राह्मण वर्ण था। दूसरा कौन सा कर दिया, क्षत्रिय। ये वो लोग हैं जो क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, कौन, क्षत्रिय। फिर आ गया वैश्य। वैश्य कौन थे, जिनका पैसे से लेना देना, वो किस में आ गए, वैश्य में आ गए, ठीक है। जो अभी हम पढ़ते हैं ना, गुप्ता, जिंदल, अक्सर अभी वैसे ये इनको जो काम सौंपा गया था पैसे से लेके, मनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, उसमें तो ये लोग कमाल के हैं ही, लेकिन ये पढ़ाई में भी बड़े कमाल के हैं। कहीं पे भी टॉपर देखोगे तो आपको कौन से वर्ण के टॉपर मिलेंगे, वैश्य वर्ण के टॉपर मिलेंगे। और एक बना दिया शूद्र, जिनके साथ एक्चुअल में बहुत बुरा हुआ, ठीक है।
एक्चुअल में बहुत बुरा हुआ। तो इस चीज़ पे अभी हम जाएंगे नहीं, क्योंकि अब सिनेरियो कुछ डिफरेंट चल रहा है, लेकिन इस चीज़ पे अभी हम जाएंगे नहीं। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो वर्ण है ये सबसे पहली बार कहाँ पर देखा गया, तो आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा ऋग्वेद। अब ये तो क्वेश्चन हो गया आपका ग्रुप डी का। ग्रुप डी में क्या पूछेगा, वर्ण सबसे पहली बार कौन से इनमें से कौन से वेद में पाया गया। सीबीटी 2 लेवल का करना है तो कैसे पूछ लेगा, पूछेगा कौन से वर्ष में, यानी कि उसके कौन से अध्याय में पाया गया। ऋग्वेद, कौन से ऋग्वेद के अध्याय में वर्ण शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख मिला, ये सीबीटी 2 का तुम्हारा क्वेश्चन हो गया है। तो आंसर देखती हूँ कितनों का आता है, और मैं दावे से कह देती हूँ कि 90% लोगों को ये पता ही नहीं होगा। शर्मा ज्यादा टॉपर मिलेंगे। शर्माओं का अब टाइम गया भाई, शर्माओं का टाइम गया। अब शर्मा अब टीचिंग कराते मिलते हैं, ठीक है। आंसर करिए क्या होगा, कौन से वर्ष में कौन से अध्याय में देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा पुरुष पुरुष सक्तम, पुरुष सक्तम ये जो अध्याय है किसका, ऋग्वेद का, इसमें सबसे पहली बार वर्ण के बारे में उल्लेख किया गया, और 4 तरीके के वर्ण थे जिसके बारे में बोला गया। सबसे पहला कौन सा वर्ण था जिसके बारे में उल्लेख किया गया, तो ब्राह्मण वर्ण के बारे में पहले उल्लेख किया गया, फिर क्षत्रियों का बताया गया, फिर वैश्यों को बताया गया, और सबसे एंड में शूद्रों को बताया गया। वर्ण को किस हिसाब से बांटा गया था, इनके काम के हिसाब से। इसलिए ब्राह्मणों का काम होता था विद्या प्रदान करना, उनको सबसे ऊपर का स्थान दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में लड़ने के स्थान पर क्षत्रियों को उधर, फिर बिजनेस के या मनी रिलेटेड थर्ड पर वैश्य आते थे, और सबसे नीचे रखा गया था शूद्र को, जो छोटे मोटे काम करते थे, ठीक है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया एंजोली एला मैनन इज रिलेटेड। आई एम क्वाइट श्योर कि आप में से किसी भी बंदे को इसका पता ही नहीं होगा। जिसको पता होगा उसका मेरे को कोटि कोटि मैं उसको प्रणाम करना चाहती हूँ, ठीक है। जिसको भी पता है भाई, वीडियो का लाइव काउंट ऊपर लेके जाओ, ऐसे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मैं क्लास एंड कर देती हूँ, अगर नहीं लेना है क्लास तो कोई बात नहीं, हम एंड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो का लाइव काउंट ऊपर जाना चाहिए, नहीं जा रहा है तो फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग क्लास, फिर बेइज्जती वाली बात हो जाती है। समझा करो यार, थोड़ा सा एडजस्ट किया करो, समझा करो। लाइव काउंट ले जाओ भाई ऊपर, शेयर करिए, लाइव काउंट ऊपर लेके जाइए। एंजली एला मेनन ये किस एरिया से, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये पेंटिंग करती हैं, ये उससे पेंटिंग से संबंधित हैं ये, ठीक है। एक आर्टिस्ट हैं ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे, ये काफ़ी फेमस हैं पेंटिंग क्षेत्र में, और इन्हें पद्मश्री भी मिला है। पद्मश्री इन्हें कौन से ईयर में मिला, तो याद रखिएगा पद्मश्री इन्हें मिला सन 2000 में, ठीक है। और इसी के साथ में इनको कालिदास सम्मान भी मिलता है विजुअल आर्ट्स के लिए, कालिदास सम्मान से भी इनको नवाजित किया गया विजुअल आर्ट्स के लिए। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे इस क्षेत्र में काफी बढ़िया काम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विद विच फील्ड इज द साथी कैंपेन रिलेटेड। साथी जो अभियान है इनमें से कौन से क्षेत्र से संबंधित है, एनर्जी, रोड ट्रांसपोर्ट, विमेन एम्पावरमेंट या फिर हेल्थ फ्रंटियर। आंसर करिए क्या होगा, आंसर करिए क्या होगा। अब मेरा तो तुम लोगों ने दिल तोड़ दिया है, ठीक है, तो मैं बहुत ही दुख के साथ में अभी क्लास ले रही हूँ, बहुत ही भारी दिल के साथ में मैं क्लास ले रही हूँ। आंसर करिए क्या होगा। अर्काडू का आंसर आया है सी, एंड शीतल का आंसर है सी, रोहित का आंसर है बी, प्रमोद का आंसर है सी, नवीन का आंसर है सी, लेकिन उन्हें डाउट है। अमित कह रहे हैं सड़क होगा, प्रवीण कह रहे हैं बी होगा। रोड ट्रांसपोर्ट के लिए जो कह रहे हैं, क्या तुम हाथी मेरे साथी तो नहीं बोल रहे हो, हाथी मेरे साथी तो नहीं बोल रहे हो कि ट्रांसपोर्टेशन की बात उसके लिए तो नहीं कर रहे हो। ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, रोड ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। साथी कैंपेन किसके लिए, साथी मतलब फ्रेंड जिसे कहेंगे हम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्रेंड, हिंदी में बोलते हैं। साथी किसके लिए चलाया गया, वेमेन एम्पावरमेंट के लिए। बेसिकली कहाँ पर चलाया गया, तो रूरल जो विमेन है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो औरतें हैं उनके उत्थान के लिए ये साथी कैंपेन चलाया गया। तो ग्रामीण क्षेत्र का याद रखना, ग्रामीण क्षेत्र में ये जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके लिए चलाई गई आपकी साथी स्कीम। अब तुम लोग लाइव काउंट तो ऊपर ले जा नहीं रहे हो, तो मेरा तो बस ऐसा ही मन है, ठीक है। अब क्या करूं, मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड पासिस थ्रू द किडनीज ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इन अ डे।
कितना लीटर जो आपका यहाँ पर ब्लड है, रक्त है, जो आपके किससे होके गुजरता है, किडनी से होके गुजरता है, किसी एक नॉर्मल पर्सन का हम कह रहे हैं, सामान्य व्यक्ति का कह रहे हैं, एक दिन में यानी कि 24 घंटे में। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा इधर? हाँ, विमेन की उम्र, इसके लिए मैं आपके लिए एक प्रॉपर पूरा सेशन लेके आ रही हूँ, उसमें मैं इसके बारे में आपसे जो भी डेटा है वो आपके साथ में शेयर करूँगी यहाँ पर, ठीक है। जो भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है इससे रिलेटेड वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी आपको पता है फेब में जाके होगा। तो ये अभी का करंट काफ़ी बड़ी चीज़ होगी, कौन से एक्ट के थ्रू आ रहा है, इससे पहले कौन से एक्ट के थ्रू 18 साल हुई थी, तो ये सब मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग नीलेश, कैसे हैं आप? आंसर इधर आ रहा है, वीर बोल रहे हैं ए होगा, शीतल कह रहे हैं ए होगा, अमित कह रहे हैं 1.7 लीटर होगा। मैंने बोला कि एक दिन में ब्लड कितना पास हो जाता है किडनी से, तो आंसर क्या होगा? नियर अबाउट। अगर अच्छा मैं एक चीज यहां पर और लिख देती हूँ, यूरिन कितना होता है। अगर तुम लोग यूरिन और ब्लड में कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम्हें बता दूं कि 1.5 लीटर किडनी क्या करती है, वहां पर से जो किडनी के उधर से जो फिल्टर होके आता है, और यूरिन कितना ज्यादा वो करती है, हमारे शरीर के अंदर से निकलता है ऑलमोस्ट 1.5 लीटर निकलता है एक दिन में 24 आवर में। और आंसर क्या होगा? ब्लड से रिलेटेड आंसर होगा 20% जो प्लाज्मा मिलता है हमारे ब्लड के अंदर, जो प्लाज्मा होता है 20%, उसका फिल्ट्रेशन कौन करती है? किडनी करती है। और नियर अबाउट आपका 150 से लेके 180 लीटर एक दिन में एक नॉर्मल पर्सन का ब्लड क्या करती है? फिल्टर करती है, पासेस थ्रू द किडनी, ब्लड पासेस थ्रू द किडनी ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा यहां पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर करिए क्या होगा यहां पर। सभी लोग आंसर करिए और वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आंसर करिए क्या होगा? डेफिशिएंसी of which of the following vitamins leads to increased calcium ion loss in urine? आंसर करिए सभी लोग यहां पर क्या होगा। यानी कि ये पूछ रहा है आपसे कि इनमें से कौन सी ऐसी विटामिन है जिसके कमी होने के कारण जो आपका यूरिन है उसमें बढ़े हुए कैल्शियम आयन की हानि की वजह से होता है। आंसर करिए क्या होगा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। अब आंसर करिए यहां पर क्या होगा। सभी लोगों का यहाँ पर आंसर आना चाहिए और आंसर आ रहा है। दीक्षा कह रहे हैं डी होगा, प्रमोद कह रहे हैं डी होगा, नवीन का आंसर है सी, शीतल का आंसर बी है, अरकाडू बोल रहे हैं कि मैम डी होगा इधर। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? अच्छा पहले तो मुझे ना इन सभी के आप लोग साइंटिफिक नेम बता दीजिए एक एक करके। जैसे ए लिखना और ए के आगे खाली ए लिखना, ए के आगे उसका साइंटिफिक नेम, और बी को छोड़ देना। बी तो काफी सारे आपका कॉम्प्लेक्स है, एक समूह है, बी विटामिन अलग अलग हैं, ठीक है। सी का लिख दो और डी का लिख दो। एक बार फटाफट से सभी लोग सी का लिख दो और डी का लिख दो और फटाफट से आंसर करो कि यहां पर कौन कौन से साइंटिफिक नेम होते हैं। फिर इसका मैं तुम्हें आंसर बताती हूं कि इनमें से कौन से विटामिन में डेफिशिएंसी किसी विटामिन की वजह से लीड्स टू इंक्रीज्ड कैल्शियम आयरन लॉस इन यूरिन। यूरिन में जो कैल्शियम आयन का लॉस हो जाता है वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बहुत अच्छे, गुड मॉर्निंग अमन कुमार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आदित्य ने बोला है मैम विटामिन ए कौन सा होगा? रेटिनॉल होगा, बिल्कुल सही। विटामिन सी क्या होगा? तो उसका आंसर किसने किया है? शुभम पाल का आंसर आया है कैल्सीफेरॉल। अच्छा आपका डी का आया है, बिल्कुल सही। क्या बोला जाता है इसको? कैल्सीफेरॉल बोला जाता है आपके डी को। सी को क्या बोला जाता है? तो ये आंसर किया है किसने? करेक्ट आदित्य ने ही किया है, एस्कॉर्बिक एसिड, बिल्कुल सही। एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है किसको? विटामिन सी को। विटामिन डी का नाम क्या है? तो विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन डी कर लिया है तो विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई को और क्या बोलते हैं? कौन सा विटामिन बोलते हैं इसको? एक और नाम से जाना जाता है, इस विटामिन को एक नाम भी देते हैं कि किस टाइप का विटामिन है, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज के लिए बेनिफिशियल है। तो इसका नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। सुना है टोकोफेरॉल?
टोकोफेरोल, बिल्कुल सही नवीन यादव, एकदम सही अमन कुमार। टोकोफेरोल होता है विटामिन ई का, और इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और बहुत सारे ब्यूटिशियंस होते हैं जो विटामिन ई का यूज करते हैं स्किन पर, हेयर में, ये बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, हेयर के लिए। और अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है तो इंसान के अंदर क्या हो जाता है, कौन सा डिसीज हो जाता है अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है। इससे रिलेटेड डिसीज भी कर ले। विटामिन ए की वजह से कौन सा डिसीज होता है ये बताइए। पहले तो ई का बताइए, फिर ए का बताना, फिर सी का बताना, फिर डी का बताना। आंसर करिए क्या होगा। बहुत अच्छे अमन कुमार। इनफर्टिलिटी हो जाती है। क्या हो जाता है? इनफर्टाइल हो जाता है। अगर विटामिन ई की किसी के अंदर कमी है तो उसके अंदर बांझपन आ जाता है, इनफर्टिलिटी आ जाता है। ठीक है। और आपके विटामिन ए की वजह से कौन सा डिसीज होता है? बहुत अच्छे। क्या होगा? कौन सा डिसीज होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा डिसीज होगा? नाइट ब्लाइंडनेस होगा। किसकी वजह से? ये होगा आपका विटामिन ए की वजह से। विटामिन सी की वजह से कौन सा डिसीज होता है बताइए जरा। विटामिन सी की वजह से कौन सा होता है? स्कर्वी। स्कर्वी के अंदर क्या होता है? जैसे नाइट ब्लाइंडनेस में आपको रात में दिखना कम हो जाता है, स्कर्वी की वजह से क्या होता है? आपके जो गम्स होते हैं वो स्वेलिंग आ जाती है, उसमें से ब्लड निकलने लग जाता है। आपके जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? वो आपके एकदम वीक हो जाते हैं और उनके अंदर से ब्लड निकलने लगता है। विटामिन डी की वजह से क्या होता है? विटामिन डी जो है आपका, उसकी वजह से क्या होता है? विटामिन डी आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट विटामिन है। आज की डेट में विटामिन डी हम लोग इतनी इंटेक कर नहीं पाते हैं। विटामिन डी का सोर्स बता सकता है कोई? विटामिन डी का स्रोत बता सकता है कि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? कौन से फल सब्जी किस में मिलता है विटामिन डी? आंसर करो फटाफट सभी लोग, आंसर करो सभी लोग। विटामिन डी का सोर्स क्या है? क्या किसी फल सब्जी किसी में हमें ये मिलता है? फल सब्जी किसी में हमें ये मिलता है? नहीं मिलता। किस में मिलता है ये? बहुत अच्छे। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा, इसका सोर्स क्या है? सनशाइन, यानी कि धूप। जो आजकल हम लोग लेते नहीं है ना धूप, धूप में जाएंगे तो काले पड़ जाएंगे, इसलिए धूप में नहीं निकलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। और अगर किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो समझ लीजिएगा फिर उसके अंदर ऑटो इम्यून डिसीजेस भी हो सकते हैं, यानी कि आपका खुद का शरीर आपके खिलाफ लड़ने लग जाएगा। जैसे क्या होता है कि कई लोग देखते हैं उनको क्या बोलते हैं उसको, एलोपेशिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसमें एक जगह से बाल उड़ जाते हैं। ठीक है, एक जगह से बाल उड़ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है? वो क्यों उड़ते हैं? क्योंकि जो आपका शरीर होता है उन बालों को ही एलियन मानने लग जाता है, वो समझने लग जाता है कि ये बाहर की चीज है, तो वो अटैक करने लग जाता है और एक काफी सारे पैचेस में वहां से क्या हो जाते हैं? वहां से बाल उड़ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो काफी खराब है, आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं उसकी वजह से। तो कोशिश कीजिए आप लोग, ये मैं मॉरल वे में आपको बता रही हूँ, मॉरल वे में मैं आपको इतनी जानकारी दे रही हूँ कि विटामिन डी की मात्रा कम मत रखिए। और मुझे खुद याद नहीं आया कि मुझे भी विटामिन डी लेना है, और विटामिन डी धूप से तो ले नहीं पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि जो हम विटामिन डी है वो एटलीस्ट सप्लीमेंट के थ्रू आप ले सकें। ठीक है, तो यहां पर आंसर करेक्ट क्या होगा? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था इधर कि कौन से विटामिन के कमी की वजह से यूरिन के अंदर आपका इंक्रीज हो जाता है कैल्शियम आयन का लॉस। ठीक है, तो आंसर इधर क्या होगा? आंसर होगा इधर विटामिन डी। याद रखिएगा क्या होगा इधर? विटामिन डी करेक्ट आंसर होगा। वीडियो को सभी लोग लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट वाईचुंग भूटिया इज रिलेटेड? आंसर करिए क्या होगा। आई थिंक सभी लोगों को पता होगा इधर कि बहुत ही इजी है ये। ठीक है, बहुत ही इजी है। जो भूटिया है, वाईचुंग भूटिया है, ये कौन से खेल से संबंधित है? आंसर करिए क्या होगा। वाईचुंग भूटिया इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो आंसर इधर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये इंडियन फुटबॉलर है। क्या है?
इंडियन फुटबॉलर हैं। अगर मैं कहूँ इंडियन फुटबॉलर, इनके अलावा और कौन है जिनका नाम आता है, जो बहुत ही फेमस प्रसिद्ध फुटबॉलर है भारत के। आपको पता है कि भारत के अंदर क्रिकेट के अलावा एज सच इतना ज़्यादा किसी का क्रेज नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें से जैसे भूटिया हो गए, तो कुछ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत नाम बनाया है, फुटबॉल क्षेत्र में भी काफ़ी नाम बनाया है। तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, सुनील छेत्री। बाईचुंग भूटिया है जो है, ये है, इनको क्या अर्जुन अवार्ड मिल चुका है? इनको कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? क्या कोई बता सकता है इनको कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं और कब मिले हैं? ये बताइए, कब मिले हैं इनको अवार्ड? कौन सा अवार्ड मिल चुका है? अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, बिल्कुल मिल चुका है। कौन से ईयर में मिला? तो आंसर क्या होगा? अर्जुन अवार्ड मिला है इन्हें, पद्मश्री इनको मिला है, पद्मश्री इनको मिला है, अर्जुन अवार्ड इनको मिला है। अब मैंने आपसे पूछा अर्जुन अवार्ड इन्हें कब मिलता है, तो याद रखिएगा इन्हें मिला 1998 में। क्या मिला? इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला। बाईचुंग भूटिया पद्मश्री कब मिलता है इन्हें? आंसर करिए, बाईचुंग भूटिया को पद्मश्री कौन से ईयर में मिला? कौन से ईयर में मिला इनको? वैसे इतना सारा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लेना अर्जुन अवार्ड इन्हें 1998 में मिलता है फुटबॉल के लिए, और बाकी पद्मश्री याद रख लेना, खामखा क्यों दिमाग खराब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स? आंसर करिए क्या होगा? आंसर करिए फटाफट, क्या होगा? इनमें से कौन सा? अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगी कि डाइजेशन जो है मानव शरीर के अंदर, जो पाचन है वो कहां से शुरू हो जाता है? जो पाचन की जो क्रिया है वो किधर से शुरू हो जाती है? आंसर करिए क्या होगा? वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी लोग लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और अब हमारा जो टारगेट है वो है 50+ का। क्लास को 50+ लाइव काउंट पे ले जाइए सभी के सभी लोग। और डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपसे पूछा, पाचन तंत्र, मानव शरीर का पाचन तंत्र कहां से शुरू हो जाता है? पाचन कहां से शुरू हो जाता है? बिल्कुल सही, माउथ से। क्यों हो जाता है माउथ से? जैसे हम खाना खाते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती है? सलाइवा। सलाइवा क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं थूक, ठीक है, जो हमारे जीभ के ऊपर प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड होता है जो हमारा जो टंग होती है रिलीज करती रहती है ना, जिसे हम कहते हैं थूक के नाम से जानते हैं, है ना। तो वही क्या होता है, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो वो जो सलाइवा होता है हमारा, वो उसको मिक्स करके उसको ब्रेक करने लग जाता है। वो जो कंपाउंड होते हैं हमारे खाने के, उसको क्या करने लग जाता है? वो ब्रेक करने लग जाता है। तो इसमें कौन सा ऐसा एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में जो उसको ब्रेक करने का काम करता है? तो यहां पर ऑप्शन जो दिख रहे हैं वो सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं? सारे के सारे इधर ऑप्शन डिफरेंट हैं, क्योंकि सभी के दिमाग में क्या आ रहा होगा? अमाइलेज आ रहा होगा। सभी के दिमाग में क्या आ रहा होगा? अमाइलेज आ रहा होगा। और बिल्कुल सही भी है कि जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में सबसे मेन जो है वो कौन सा है? वो अमाइलेज है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग तारीफ कर देते हैं ना तो फिर मैम ना चढ़ जाती है, सर पे चढ़ जाती है, ठीक है। तो हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स है इसमें दो आपके एंजाइम पाए जाते हैं। पहला कौन सा होता है? अमाइलेज, जिसके बारे में सभी जानते हैं। लेकिन दूसरा कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन में यहां पर मैंने पी नहीं लगाया, आगे पी लगता है, लेकिन बोला क्या जाता है? शाइलिन बोला जाता है इसको। ये कौन से दो ग्लैंड्स होते हैं? ये कौन से दो एंजाइम होते हैं? अमाइलेज और चाइलिन, जो आपके कहां पर पाए जाते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। अगर मैं कहूं कि जो हमारे खाने को ब्रेक करने का जो कंपाउंड होता है उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? तो याद रखिएगा अमाइलेज का होता है। किसका सबसे ज्यादा रोल होता है? अमाइलेज का रोल होता है हमारे खाने को ब्रेक करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इधर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर पेप्टाइलिन, करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं कहूं जो ये पेप्सिन है ये कहां पर पाया जाता है? पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है ये आपका कौन सी जगह पर पाया जाता है? तो आंसर करिए क्या होगा? ये हमारे मुंह में मिलता है, पेट में मिलता है, दिमाग में मिलता है, या फिर हमारे पैनक्रियाज, लिवर में कहां पर मिलता है? पेप्सिन किधर प्रेजेंट होता है? पेप्सिन काम क्या होता है? पेप्सिन का क्या करता है? पेप्सिन काम बहुत अच्छे किस में होता है? स्टमक में होता है, ठीक है। पेप्सिन को पेप्सी से याद रख सकते हैं ना, पेप्सी ने जो नाम रखा है पेप्सिन पे ही रख दिया है। स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, क्या करने का काम करता है? ये भी हमारे खाने को पचाने का काम करता है। ये क्या करता है? जो प्रोटीन्स होते हैं उनको पेप्टाइड्स में तोड़ता है। किस में तोड़ता है? पेप्टाइड्स में, छोटे छोटे पेप्टाइड्स के अंदर ब्रेक करता है हमारे अंदर के जो प्रोटीन होते हैं। रेनिन आपका कहां पाया जाता है? इसमें जो आपका रेनिन एंजाइम है ये आपका कहां पर पाया जाता है? लिवर, स्टमक, माउथ, कहां पर पाया जाता है रेनिन एंजाइम? तो
आंसर क्या होगा? सभी लोगों का मुझे आंसर इधर दिखना चाहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। रेनिन नाम का जो ये एंजाइम है, इसको सिक्रेट यानी कि इसको यहां से रिलीज कौन करता है? बताइए, इसको रिलीज कौन करता है? तो याद रखिएगा, ये किसके द्वारा रिलीज होता है? ये रेनिन जो आपका एंजाइम है, इसको रिलीज करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। कौन करता है? किडनी करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? रेनिन क्या कार्य करता है, किडनी क्या कार्य करती है? तो याद रखिएगा, ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। यानी कि जो रक्तचाप है ना, जो आपका रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, जनरली इसका काम क्या करता है? ये फंक्शन करता है कि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है और वापस से इसको जो प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। किसमें? किडनीज में। तो कहां पर रिलीज होता है? किडनी में रिलीज होता है। अब आपका क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है वो क्या है? ट्रिप्सिन है। तो अब आंसर करिए क्या होगा? जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये किससे संबंधित है आपका? हमने पेप्सिन पढ़ लिया, स्टमक के अंदर होता है। अच्छा, स्टमक के अंदर आपकी ऐसी कौन सी होती है? ये नाम देखा होगा, HCl। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और कहां पाया जाता है ये HCl? ये जो आपका साइंटिफिक कंपाउंड है HCl, ये आपका कहां पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या है? क्या बता सकते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में? ट्रिप्सिन क्या होता है? तो ट्रिप्सिन भी पेप्सिन की तरह ही ये भी प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। और किसमें हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? ट्रिप्सिन डाइजेशन में हेल्प करता है। बेसिकली इसको, ये स्टमक में पाया जाता है, लेकिन इसको सिक्रीट कौन करता है? कहां से ये निकलता है? तो याद रखिएगा, पेनक्रियाज से निकलता है। किधर से निकलता है? ये पेनक्रियाज में निकलता है, लेकिन बहुत ही इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है, यानी कि तभी वो एक्टिव नहीं होता है। लेकिन पाचन क्रिया में जब ये हमारे पेट तक आता है तो पाचन क्रिया करने में ये क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। और किसको तोड़ने का काम करता है? प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाइड्रोक्लोराइड, बिल्कुल सही। HCl क्या होगा? हाइड्रोक्लोराइड कहां पाया जाता है? ये हमारे स्टमक में पाया जाता है। जब हम कहते हैं ना एसिडिटी होती है, ज्यादा देर तक खाना नहीं खाते तो ऐसा लगता है पेट में गुड़गुड़ हो रही है, पेट में कुछ होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोराइड किसका काम करता है? ये भी आपका पाचन क्रिया के लिए काम करता है, उसको खाने को ब्रेक करने में, उसको पचाने में काम करता है। इसीलिए खाली पेट ज्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए, वरना हम बोलते हैं ना एसिडिटी बन जाती है। तो ये एसिड ऐसा होता है जो आपके स्टमक के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स मेनली फीड्स ऑन अदर स्नेक्स? आंसर करिए क्या होगा यहां पर? करेक्ट आंसर क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स मेनली फीड्स ऑन अदर स्नेक्स? सीधा सीधा है कि मतलब एक स्नेक आपको ऐसा बताना है जो बाकी स्नेकों को, यानी कि जो एक सांप ऐसा है जो बाकी सांपों को खाता है। अब उस सांप का नाम बताना है आपको, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आंसर इधर करिए क्या होगा? करेक्ट आंसर इधर करिए क्या होगा? केरात, रसल पिरादाकू, रैटल स्नेक या फिर नागराज? आंसर करिए इधर क्या होगा? आंसर करिए क्या होगा इधर? ऑप्शन मुझे पता लग रहा है कि ऑप्शन थोड़े अजीब हैं, इसीलिए जो बाकी लोग हैं उनके आंसर भी थोड़े अजीब अजीब आ रहे हैं, सबके अलग अलग आ रहे हैं। अच्छा, नागराज जो कर रहे हैं, नागराज क्या होता है? नागराज क्या होता है? नागराज क्या होता है? अगर मैं बोलूं किंग कोबरा, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं नागराज। इसलिए आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी एग्जामिनर ने घुमाया तो वहीं आप फंस जाओगे। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से? करेक्ट आंसर होगा आपका किंग कोबरा। क्या होगा करेक्ट आंसर? किंग कोबरा। कोबरा नहीं छोड़ता भाई किसी को भी, है ना? कोबरा नहीं छोड़ता किसी को भी, और मेनली क्या करता है कि स्नेक्स को कटक जाता है। तो करेक्ट आंसर इधर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर करिए यहां पर क्या होगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइफ इज द इवेंट फाउंड इन विच द फीमेल kills the man after copulation? आंसर करिए क्या होगा? व्राद पतंग, मधुमक्खी, मकड़ी या फिर गर्त पृतकु या फिर पिट वाइपर जिसे कहते हैं? आंसर करिए क्या होगा? ठीक है, इसमें से कौन सी ऐसी फीमेल प्रजाति है इसकी जो क्या करती है, जो फीमेल किल कर देती है मैन को आफ्टर कॉपुलेशन? तो आंसर करिए क्या होगा? क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है आप लोगों को? है क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अलग टाइप के क्वेश्चन लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं?
आंसर आ रहा है, प्रवीण कह रहे हैं ए होगा, सुमिता कह रहे हैं डी होगा, प्रवीण कह रहे हैं स्वाद आ रहा है, बहुत अच्छे प्रवीण, स्वाद आता भी रहना चाहिए। सुमंत का आंसर है सुपर। अच्छा, थैंक यू अमित, थैंक यू सभी को, थैंक यू शिवा, अच्छा लेवल है, प्रत्युष कह रहे हैं, थैंक यू एवरीवन। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, इनमें से कौन सी ऐसी है फीमेल जो किल कर देती है। इसमें मेरे को जितने भी आंसर आ रहे हैं ना, कोई बोल रहा है ए, कोई बोल रहा है सी, कोई बोल रहा है डी, बी किसी ने नहीं बोला, बिकॉज सब जानते हैं मधुमक्खी ये काम नहीं करती है, ठीक है। नवीन मैम किंग कोबरा साउथ साइड के, यार ये सच बताऊं तो ये चीज़ मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, ये चीज़ मुझे भी नहीं पता है कि क्यों होते हैं। मैंने कभी उन पर शोध करने की कोशिश भी नहीं की, और मैंने आज तक जितना भी पढ़ा है उसमें मैंने ये भी मुझे कभी टकराई नहीं ऐसी चीज़ जो मैंने ये पढ़ी हो। तो मैं इस चीज़ में कोई शर्म नहीं मानती। अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं खुद से ही बोल देती हूँ कि भाई नहीं आता है, क्या करें अब हम, है ना, नहीं आता है, अब क्या कर सकते हैं इसमें। आंसर इधर क्या होगा, इधर करेक्ट आंसर होगा इधर आपका व्याध प्रत यानी कि ड्रैगन फ्लाई। क्या करती है ये कर देती है, आदमी को किल कर देती है। इनको काफी परेशानी है, ठीक है, उसका मतलब आप समझ लेना, मैं मतलब ज्यादा समझाऊंगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो थोड़े वैसे टाइप के होते हैं, तो वो मैं जनरली एक्सप्लेन नहीं करती हूँ स्टूडेंट्स को, वो मैं कोशिश करती हूँ उसको मैं उन तक ही छोड़ दूँ। इनफ आप लोग मैच्योर हो चुके हो, इनफ बड़े हो चुके हो, तो आप समझ सकते हो हर चीज़ मुझे बोलने की बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आंसर करिए इधर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर करिए इधर क्या होगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी कि जो सेल के अंदर जो आपका श्वासन है, यानी कि जहां पर हवा का आना जाना होता है, वो किसकी वजह से होता है। तो याद रखिएगा यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है सेल रेस्पिरेशन के लिए, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में एक तो आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, दूसरी चीज क्या होती है इसके अंदर, आपने देखा होगा कि यहां पर एनर्जी प्रोडक्शन होता है। एटीपी मॉलिक्यूल से यहां पर क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल से एनर्जी प्रोडक्शन होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे क्या बोलते हैं, यानी कि जितने भी आपकी सेल हैं, कोशिकाएं हैं, उसका क्या बोला जाता है, पावर हाउस इसे बोला जाता है। अच्छा, यहां पर आपको जो दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्या बोलते हैं, ये किस तरीके का काम करता है, इसका क्या काम होता है किसी एक कोशिका में या सेल में। तो आंसर क्या होगा, किसी सेल में इसका क्या काम होता है। तो याद रखिएगा ये किसकी तरह काम करता है, परिवहन की तरह काम करता है, ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये क्या पहुंचाता है, सब्सटेंसेस पहुंचाता है। तो ये एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये काफी सारे जो सब्सटेंसेस है, पदार्थ हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन से ये कहां पर पहुंचाता है, साइटोप्लाज्म में पहुंचाता है। सेल मेम्ब्रेन से कहां पहुंचाता है, साइटोप्लाज्म में ये पहुंचाता है, न्यूक्लियस में ये पहुंचाता है, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में वापस से कहां लाता है चीजों को, पदार्थों को, सेल मेम्ब्रेन में लाता है। अच्छा, यहां पर दिया हुआ है गोल्गी बॉडी। ये गोल्गी बॉडी किस चीज के लिए फेमस है, क्या फंक्शन है गोल्गी बॉडी का, आंसर करिए क्या होगा, गोल्गी बॉडी का यहां पर क्या फंक्शन होता है, किसी भी सेल के अंदर गोल्गी बॉडी का क्या फंक्शन होता है, बताएगा कोई मुझे, किसी को। देखो साइंस आपका ऐसा है, जो साइंस आपका आता है आरआरबी के एग्जाम्स में बहुत ही फेवरेट है रेलवेज वालों का, गोल्गी बॉडी, जिसको गोल्गी अपैरेटस भी कहते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो ये आपका काफी फेमस है। ये किसके लिए पाया जाता है, ये मोस्टली आपका यूरोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जो, उनके अंदर पाया जाता है आपका, ठीक है। 50 हो गए, अच्छा। थैंक यू मुझे, हाँ ठीक है। तो इसको 50 से 60 ले जाने का काम अब आप लोगों का है ना, 50 से 60 ले जाने का काम आप लोगों का है, और जोरदार तरीके से इसको लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। क्या है गोल्गी बॉडी, ये आपका यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। अब मेरे को ना जो समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ गया कि आप लोग क्या देखने चाहते हैं, आप लोग देखना चाहते हैं
कि साइंस के क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा चाहते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे कोशिश करूंगी साइंस के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी रखे जाएं। आप लोग भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ कि साइंस का काफ़ी पोर्शन आता है। लाइजोसोम, लाइजोसोम आपका किससे रिलेटेड है? वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। और भाई डेली मेरी क्लास होती है सुबह 4 बजे, तो इसको आप लोग अटेंड जरूर कीजिए, ठीक है। लाइजोसोम क्या कहा जाता है, लाइजोसोम को क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा, इसको सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल इसको बोला जाता है। इसका फंक्शन क्या है? ये जितने भी मिनरल्स हैं जो बनते हैं आपके सेल के बाहर, जितने भी मिनरल्स खनिज जो बनते हैं उनको डिग्रेड करने का काम कौन करता है? लाइजोसोम करता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? पाचन तंत्र बोला जाता है, क्योंकि ये जो भी ऐसे कंपोनेंट्स हैं या जो भी ऐसे सब्सटेंसेस पदार्थ हैं जो सेल के काम के नहीं होते, ये उनको क्या करता है? उन ऑब्सोलीट सब्सटेंसेस को ये खत्म करने का काम कौन करता है? लाइजोसोम करता है। अच्छा, लाइजोसोम को और क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सेल का सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? लाइजोसोम को बोला जाता है, ठीक है। ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम भी है आपका सेल के अंदर। अच्छा, अब आपके लिए ना, आप सभी लोगों के लिए एक पोल आ गया है कि आप ये क्लास कितने बजे लेना चाहते हैं। आप लोग ये क्लास कितने बजे लेना चाहते हैं? 11 बजे, 11:30 बजे या 12 बजे? अब आप लोग मुझे ये जरूर इस पोल में क्लिक जरूर कीजिए, इस पोल को, और बताइए जरा कि आपकी क्लास की टाइमिंग क्या चाहिए। क्लास में आपको भारी मात्रा में आना है, टाइमिंग अगर आपको ऊपर नीचे कराना है तो वो आप करा सकते हैं। पोल आप सभी के पास आ गया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और ऑलिव बोर्ड एसएससी एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल सॉल्यूशन। आंसर करना है आपको कि ये जो रोगाणु अनुरोधी विलय बनाने में इनमें से कौन सी एक धातु का, कौन सी एक चीज का उपयोग होता है। जैसे कि ऑप्शन में आपके पोटेशियम नाइट्रेट, आयोडीन है आपका। भाई टाइम से डेली के डेली सभी लोग आ जाया कीजिए इधर, ठीक है। डेली सभी लोग टाइम से आ जाया कीजिए। मैं नहीं चाहती कि आप लोग ना लेट आओ, क्योंकि मज़ा तभी आता है जब आप लोग क्लास में आ जाते हैं। अदरवाइज क्लास में मज़ा नहीं आता, जब तक आप लोगों की प्रेजेंस मुझे फील नहीं होती है तब तक मज़ा नहीं आता है, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल या फिर एक एंटीबायोटिक, अगर मैं कहूँ एंटीबायोटिक, आपको कहूँ कि छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं उसको खत्म करने के लिए आपकी एंटीबायोटिक लाई जाती है ना। तो एंटीबायोटिक लाई जाती है छोटे छोटे बैक्टीरियाज को खत्म करने के लिए। तो पहली ऐसी कौन सी दवाई थी, एंटीबायोटिक कौन सी मेडिसिन थी, आप लोगों को मुझे बताना है। सबसे पहली इन्वेंटेड कौन सी ऐसी आपकी एंटीबायोटिक मेडिसिन थी? आंसर करिए क्या होगा, आंसर करिए क्या होगा। देखो, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आंसर करो क्या होगा। 9 PM तुम लोगों की बातें चल रही हैं, बोल रहे हैं मैम रात के 9 बजे चाहिए। फिर राहुल सर की क्लास भी तो होती है ना 9 बजे, 10 बजे सौरभ सर की क्लास होती है। सब सारे टीचर रात में कैसे आ सकते हैं? दिन में बताइए क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड आफ्टरनून दिनेश सैनी, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही, पेनिसिलिन। दूसरा मैंने आपसे पूछ लिया। देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि गलत नहीं होने चाहिए, बिकॉज ये जनरली जितनी भी पॉपुलेशन है सबको आते हैं, है ना। किसने इसकी यहाँ पर डिस्कवरी किसने की सबसे पहले? किसने इसकी डिस्कवरी की? क्या नाम है उनका? क्या नाम है? पेनिसिलिन की सबसे पहले डिस्कवरी यानी कि आविष्कार करने वाले कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत अच्छे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। कौन से ईयर में करते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन का आविष्कार? देखो क्या होता था, पहले इन्वेंशन तो पहले हो जाती थी, लेकिन जो सबसे पहले जाके रजिस्टर करा लेता था, पेटेंट करा लेता था, उसका नाम हो गया। अब ऐसे ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का हो गया कौन से ईयर में, ये भी मैं तुम्हें करा चुकी हूँ, कौन से ईयर में। तो आंसर करो। डेली सुबह 11 बजे क्लास होती है। क्लास का टाइमिंग चेंज कराना है तो बता दो, लेकिन क्लास में आना है तुम्हें भर भर के। आंसर क्या होगा इधर? आंसर क्या होगा? कौन से ईयर में? आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, अंसारी जी का आंसर सबसे पहले आया है। प्रवीण कह रहे मैम 11 से 12:30 कर दो। आंसर सबसे पहले आया है अंसारी जी का, बिल्कुल सही, 1928। कौन से ईयर में की? 1928 में की। अब मैंने तुमसे पूछा कि अगर मान लो मेरे को कोई एंटी माइक्रोबियल यानी कि छोटे छोटे माइक्रोब्स जो होते हैं, कीटाणु जो होते हैं, उनको अगर मेरे को उसके लिए कोई सॉल्यूशन बनाना है, उनको माइक्रोब्स को हटाने के लिए कोई सॉल्यूशन बनाना है, तो उसमें से मैं इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी चीज का उपयोग करूंगी और वो सॉल्यूशन बनाऊंगी, ठीक है। अब आंसर करो क्या होगा इधर। आंसर करो सभी लोग यहाँ पर क्या होगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहना।
आंसर करिए इधर क्या होगा। एंटी फंगल चीजें आती है, एंटीबायोटिक चीजें आती हैं, ऐसे ही आपकी आ रही है एंटी माइक्रोबियल। तो करेक्ट आंसर इधर याद रखना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इधर आयोडीन क्लोराइड। आंसर क्या होगा, आयोडीन क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोर्ट हैज बीन रीनेम्ड एज दीनदयाल पोर्ट। आंसर करिए क्या होगा। दीनदयाल पोर्ट किस पोर्ट का, कौन से बंदरगाह का नाम रख दिया गया था, दीनदयाल पोर्ट। अब इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई ना इतनी जबरदस्त तुम्हें इंफॉर्मेशन देने वाली हूं जो बहुत कम लोग जानते होंगे और तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा यहीं से। तो जुड़े रहिए क्लास में। और आंसर क्या होगा इधर, करेक्ट आंसर होगा कांडला पोर्ट। जो कांडला बंदरगाह है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, दीनदयाल पोर्ट। कहां पे है ये, तो आंसर क्या होगा भाई, गुजरात के अंदर है। खासियत क्या है इसकी, तो याद रखना जब हमारी स्वतंत्रता हुई ना तो हमारे पास दो मेजर बंदरगाह होते थे। एक था हमारे पास मुंबई पोर्ट और दूसरा कौन सा था, दूसरा था हमारे पास कराची पोर्ट। क्या होता है, विभाजन हो जाता है और भारत पाकिस्तान बंट जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के पास क्या चला जाता है, कराची पोर्ट चला गया। अब सारा का सारा बोझ किसके पास आ गया भाई, मुंबई पोर्ट के पास आ गया। अब हो गई दिक्कत, तो आनन फानन क्या करना पड़ा, कांडला पोर्ट का निर्माण करना पड़ा। किसका करना पड़ा, कांडला पोर्ट का निर्माण करना पड़ा। तो अगर सीबीटी 2 में यह क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिसको बनाया गया, सबसे पहला ऐसा कौन सा बंदरगाह था जिसको स्वतंत्रता के बाद इमीडिएट बनाया गया ताकि मुंबई पोर्ट के ऊपर से भार कम कर दे, तो याद रखना वो कौन सा होगा, कांडला पोर्ट होगा। पारादीप पोर्ट, पारादीप जो बंदरगाह है ये आपका कहां पर है, आंसर करिए क्या होगा। पारादीप पोर्ट जो है ये बंदरगाह आपका कहां पर है, कौन सी जगह पर है, तो आंसर करिए क्या होगा। कहां का बड़ा पोर्ट है ये, उड़ीसा का है। कौन सी नदी पड़ती है इस पोर्ट पर, आंसर करिए कौन सी नदी पड़ती है इस पोर्ट पर। देखो प्रवीण, ये मैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताती हूँ ना ये सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वैलिड है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये कहां पर पड़ता है, कौन सी नदी पर पड़ता है, तो तुम्हें भी पता है पास में कौन सी नदी पड़ती है, महानदी पड़ती है। पारादीप पोर्ट सबने पढ़ा होगा, उड़ीसा में होता है। कितने लोग जानते हैं कि पारादीप पोर्ट के पास से कौन सी चीज का सबसे ज्यादा यहां से ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो याद रखिएगा हैवी स्टील का और आयरन का, यानी कि लोहे का और स्टील का यहां से क्या होता है, यहां पर से एक्सपोर्ट होता है लोहे और स्टील का पारादीप पोर्ट से। कोची पोर्ट को और क्या कहा जाता है, किस नाम से फेमस है आपका कोची पोर्ट। भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए सभी लोग। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक एंड शेयर कीजिए। और ये बताइए कोची पोर्ट है उसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी। इसे क्या बोला जाता है, रानी बोला जाता है। किसकी, अरब सागर की रानी कौन, कोची पोर्ट अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, ठीक है। सूरत पोर्ट जो आपका पहले हुआ करता था और बाद में जब मुंबई पोर्ट आया, कलकत्ता पोर्ट आया, ये सारे पोर्ट आए, तो सूरत पोर्ट की क्या हो गई, वहां पर सूरत पोर्ट की जो जरूरत थी वो कम हो गई, तो इस चक्कर में वहां से निकल गया। अच्छा अब मैं तुमसे ये पूछूं, जो विजैग पोर्ट है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछती हूं विजैग पोर्ट है, इसका नाम बदलकर क्या, इसको और क्या बोलते हैं, विजैग पोर्ट को, विजाग बंदरगाह का क्या नाम है, ठीक है। एक चीज और पूछूंगी, नावा शावा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नावा शावा बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, आंसर करो क्या होगा। सभी लोग आंसर करो इधर क्या होगा। विजैग पोर्ट और नावा शावा पोर्ट है, इनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, फटाफट से बताइए। विजैग पोर्ट है, इसी को क्या बोलते हैं, विशाखापट्टनम पोर्ट। और ये सबसे बड़ा पोर्ट है, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है ये, आंध्र प्रदेश का है। वहीं अगर मैं आपसे कहूं नावा शावा पोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो याद रखिएगा इसका नाम रखा गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कहां पर है ये, मुंबई महाराष्ट्र में है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और ये सबसे बड़ा पोर्ट है, सबसे लार्जेस्ट कंटेनर, यानी कि बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं ना वो कहां पर मिलते हैं आपको, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे मिलते हैं, महाराष्ट्र का। और ये भारत का, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो यहां से होता है वो भी यहां पर सबसे ज्यादा होता है। तो वीडियो पसंद आया तो सभी लोग लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और अब मिलती हूं आपसे मैं कल या परसों, मैं आपको बता दूंगी, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।